आज हम लोग जिस टॉपिक पर विचार करेंगे उस टॉपिक का नाम है संप्राप्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेवेन्यू कह के पुकारते हैं। तो आइए समझा जाए कि संप्राप्ति हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, हमने इंगित किया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वह बाजार कीमत से कम या उसके समान कीमत निर्धारित करके इच्छित मात्रा में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाइयों का विक्रय कर सकती है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पहले ही ये बता चुके हैं या जानते हैं कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में क्या होता है कि एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वो बाजार कीमत से कम पर या उसके समान कीमत निर्धारित करके वो इच्छित मात्रा में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाइयों का विक्रय कर सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निसंदेह बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि फर्म वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करने के इच्छुक हैं तो इसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है। अगर कोई फर्म कुछ ही मात्रा का विक्रय करने का इच्छुक है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो कीमत होती है वो बाजार कीमत के बिल्कुल समान होती है। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करता है। मतलब फर्म के द्वारा जो वस्तु उत्पादित किया उस वस्तु को उन्होंने बेचा बाजार से और उसको जो प्राप्त होता है उसे ही संप्राप्ति कहते हैं। मान लीजिए वस्तु की एक इकाई की बाजार कीमत P है। मान लेते हैं कि एक वस्तु की एक इकाई की बाजार कीमत P है। इसी प्रकार Q फर्म की उत्पादित, इस प्रकार Q जो है वो फर्म की उत्पादित तथा P कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है। यानी कि जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कि वस्तु की एक इकाई बाजार कीमत कितना है, P है। और इसी प्रकार वो क्या करता है कि P कीमत के आधार पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को क्या मान रहे हैं, Q मान रहे हैं। तब फर्म की कुल संप्राप्ति जो होगा वस्तु के बाजार मूल्य P तथा फर्म के निर्गत के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जा सकती है। यानी बाजार कीमत जो P है और उसकी जो बेची गई मात्रा Q है, तो टोटल संप्राप्ति कितना होगा फर्म को न, इन दोनों को गुना करके। तो कुल संप्राप्ति जो होगा बाजार कीमत गुना जो निर्गत की इकाई है उससे निकलेगा। इसे स्पष्टता से समझने के लिए आइए इसको हम स्पष्ट तरीके से समझते हैं और निम्नलिखित संख्यात्मक उदाहरण पर ध्यान दें। यहाँ पर देखिए, यह तालिका में उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। मान लीजिए कि मोमबत्तियों का बाजार पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है। मतलब मान लेते हैं कि जो मोमबत्तियों का जो बाजार जो है पूर्ण रूप से क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक है तथा मोमबत्तियों के एक डिब्बे का बाजार कीमत 10 रुपये है। मोमबत्तियों के एक डिब्बे का बाजार कीमत कितना है, 10 रुपये है। एक मोमबत्ती उत्पादक के लिए, जहाँ पर कोई मोमबत्ती उत्पादक है, कुल संप्राप्ति निर्गत से किस प्रकार संबंधित है यह तालिका 4.1 में दर्शाती है। तो आइए समझते हैं तालिका को। कुल संप्राप्ति निकालने के बारे में बताया है। तो विक्रय किए गए, यहाँ पर देखिए ये डिब्बे की संख्या है और यहाँ संप्राप्ति को बताने की कोशिश किया है। अगर 0 डिब्बा है तो कुछ संप्राप्ति नहीं होगा, और यदि 1 है, ठीक है, यदि कितना है, 1 है तो कितना होगा, तो 10 रुपये होगा।
यदि 2 डिब्बे का है तो 20 रुपये होगा संप्राप्ति, 3 डिब्बा है तो 30 रुपया, 4 डिब्बा है तो 40 रुपया और 5 डिब्बा है तो 50 रुपया होगा। ध्यान दीजिए कि जब किसी भी डिब्बे का उत्पादन नहीं होता है तो कुल संप्राप्ति 0 के बराबर होती है। यदि मोमबत्ती के 1 डिब्बे का उत्पादन होता है तो कुल संप्राप्ति कितना होगा, तो 1 डिब्बा ये क्वांटिटी क्यू और 10 रुपया जो बाजार कीमत था तो उसके हिसाब से हुआ 10 रुपये के बराबर होती है, ये संप्राप्ति हो गया। यदि मोमबत्ती के 2 डिब्बे का उत्पादन होता है तो कुल संप्राप्ति होगा 2 गुना 10 रुपये यानी कि 20 रुपये के बराबर होती है, तथा इसी प्रकार और भी आगे बढ़ेगी। बेचे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन से, अगर जो बेचे गई जो मात्रा है अगर उसमें परिवर्तन लाते हैं तो कुल संप्राप्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है को हम एक कुल संप्राप्ति वक्र द्वारा, तो यहाँ पर देखिए कुल संप्राप्ति वक्र के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कुल संप्राप्ति वक्र अंकित करने में बेचे गई मात्रा अथवा निर्गत को x अक्ष पर, यहाँ x अक्ष में हम लोग निर्गत की मात्रा को दर्शाते हैं तथा प्राप्त संप्राप्ति को जो है वो y अक्ष पर दर्शाते हैं। यहाँ पर संप्राप्ति को दर्शाते हैं और यहाँ पर निर्गत की मात्रा को दर्शाते हैं। तो रेखा चित्र जो यहाँ पर जो 4.1 है एक फर्म की कुल संप्राप्ति वक्र दर्शा रही है। देखिए ये कुल संप्राप्ति वक्र है एक फर्म का। यहाँ पर 3 प्रेक्षण प्रासंगिक है। देखिए पर क्या 3 प्रेक्षण है, आइए समझते हैं। पहला, जब निर्गत 0 हो, जब निर्गत क्या हो 0 हो तो फर्म की कुल संप्राप्ति भी 0 होती है, ये तो बात क्लियर है। अतः कुल संप्राप्ति वक्र कहाँ पर होगा, बिंदु O से गुजरती है। दूसरा प्रेक्षण क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है, जैसे जैसे निर्गत बढ़ता है कुल संप्राप्ति में भी वृद्धि होती है। वैसे भी समीकरण हम लोग भी देखे थे कि कुल संप्राप्ति का कितना था, P गुना Q था, ठीक है। तो एक सीधी रेखा दर्शाती है, यहाँ देख रहे हैं जो ग्राफ जो हम लोग का आया है कुल संप्राप्ति का वो सीधी रेखा आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो P जो है कीमत, जो बाजार कीमत था वो स्थिर था, इस वजह से तो कुल संप्राप्ति जो हुआ, कुल संप्राप्ति जो हुआ, चूंकि P जो है वो स्थिर है यानी तब इस सीधा किस पर डिपेंड किया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा मात्रा पर। और जब कभी एक किसी दूसरे, जैसे इसको हम राशि कहेंगे, तो अगर एक राशि किसी दूसरे राशि पर समानुपाती होता है तो वो ग्राफ सीधा ही बनता है हमेशा। इससे अभिप्राय है कि कुल संप्राप्ति वक्र एक ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा है, ऊपर की तरफ जाने वाली एक सीधी रेखा है। ये दूसरा परीक्षण था। आइए तीसरा परीक्षण पर बात करते हैं। तीसरा कि इस सीधी रेखा की प्रवणता यानी इसकी जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, प्रवणता पर ध्यान दीजिए। तो क्या देखते हैं, जब निर्गत की एक इकाई है यानी 4.1 में सम स्तरीय दूरी को यहाँ पर एक इकाई के लिए OQ1 माना है, तो कुल संप्राप्ति कितना होगा, कुल संप्राप्ति यहाँ पर इस ऊंचाई की बात करेंगे तो कुल रेखाचित्र 4.1 में ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई क्या होगा, ये वाला जो ऊंचाई है A से लेके Q1, यही वाला इसकी संप्राप्ति होगा, यही वाला, ठीक है। जो कैसे निकालेंगे, तो P जो बाजार कीमत था गुना 1 तो बराबर P, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह पर इस ऊंचाई के बदले में हम लोग यहाँ पर P लिख सकते हैं। अतः सीधी रेखा की प्रवणता यानी यहाँ जो सीधी रेखा आया, इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो ढाल होगी, प्रवणता क्या होगा, ये ऊंची रेखा और ये इसके बीच का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ठीक है। तो सीधी रेखा की प्रवणता कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा तब सीधी रेखा की
प्रवणता बराबर होगा AQ1 बाय OQ1। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जो निर्गत था वो 1 था तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, चूंकि वो AQ1 तो हम लोग जानते थे P था, तो इसके जगह पर लिखेंगे P और इसकी मात्रा का वैल्यू 1 था तो 1, तो आंसर कितना आएगा, P है। तो सीधी रेखा की प्रवणता की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो P होगी। ठीक है, एक फर्म की औसत संप्राप्ति की किसी फर्म की प्रति इकाई निर्गत कुल संप्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब हमको अगर औसत संप्राप्ति अगर निकालना है तो किसी फर्म के लिए, तो कुल संप्राप्ति को, ठीक है, कुल संप्राप्ति को क्या करेंगे, प्रति इकाई निर्गत, यानी कि कुल संप्राप्ति को निर्गत की मात्रा से विभाजित कीजिए, तो वो आपको औसत संप्राप्ति की जानकारी देगा। याद कीजिए, यदि किसी फर्म का निर्गत अगर Q है, जो उसका उत्पादन जो हुआ है निर्गत Q है, तथा बाजार कीमत P है, तो हम लोग जानते थे कि उसकी जो कुल संप्राप्ति रही थी वो P गुना Q के बराबर थी, क्योंकि हम लोग पहले इसकी फॉर्मूला देखे थे। अतः औसत संप्राप्ति कैसे निकालेंगे, तो कुल संप्राप्ति को निर्गत की मात्रा से विभाजित करेंगे, तो कुल संप्राप्ति हुआ था P गुना Q और निर्गत की मात्रा था Q, तो यहाँ से Q और Q डिवाइड हो गया, तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर औसत संप्राप्ति कितना आएगा, P आएगा। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, क्योंकि हम लोग P जो माने थे वो बाजार कीमत था, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए, कीमत स्वीकारक फर्म के लिए जो औसत संप्राप्ति होता है, यानी कि ये जो अभी जो हम लोग निकालें औसत संप्राप्ति, वो बाजार कीमत के बराबर होती है। अगर किसी को कीमत स्वीकारक संबंधी टॉपिक पर डाउट होता है तो आप इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब रेखाचित्र यहाँ पर जो 4.2 है पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम एक फर्म के विभिन्न मूल्यों वाले, एक फर्म के जो विभिन्न मूल्यों वाले निर्गत के लिए बाजार कीमत अंकित करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो रेखाचित्र जो यहाँ पर दिया है 4.2 में, इसमें दिखाने का कोशिश क्या है कि देखिए ग्राफ में यहाँ पर देखेंगे तो y एक्सिस में कीमत को लिया गया है और x अक्ष में निर्गत को लिया गया है। तो यहाँ हम एक फर्म के विभिन्न मूल्यों वाले निर्गत यानी x अक्ष के लिए तथा बाजार कीमत अंकित करते हैं y अक्ष पर, जो कि बाजार कीमत P पर स्थिर है, जो कि यहाँ टॉपिक में दे दिया है कि बाजार कीमत जो P है और वो स्थिर है, बाजार कीमत परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमें इस समस्तरीय सीधी रेखा तब प्राप्त होती है तब हमें देखिए विभिन्न निर्गत के लिए, चाहे निर्गत कितनों ही अधिक क्यों ना हो जाए, निर्गत भले बढ़ता चला जाए, किंतु ये जो कीमत जो है वो स्थिर रहेगी। तो अब हमें क्या होता है कि कीमत रेखा जो है, देखिए एक सीधी रेखा प्राप्त होता है x अक्ष का, और x अक्ष मतलब समस्तरीय, तो समस्तरीय सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए हमें P स्थिर रहने पर, जो कितनी ऊंचाई पर है, जो देख सकते हैं P ऊंचाई पर है, तो P के बराबर ऊंचाई पर यहाँ पर देखिए काट रहा है कीमत रेखा पर। यह समस्तरीय जो सीधी रेखा है, ये जो समस्तरीय जो सीधी रेखा यानी x अक्ष के समांतर जो सीधी रेखा है, इसको कीमत रेखा कहते हैं, यानी कीमत रेखा कहलाती है। यहाँ हम औसत संप्राप्ति वक्र अथवा बाजार कीमत को, यहाँ पर हम जो है औसत संप्राप्ति वक्र अथवा बाजार कीमत को फर्म के निर्गत के विभिन्न मूल्यों के लिए दर्शाते हैं। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम औसत संप्राप्ति जो वक्र अथवा बाजार कीमत को
ये जो बाजार कीमत है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर वाई अक्ष पर लिए हैं, वाई अक्ष पर। और फर्म के जो निर्गत के जो विभिन्न मूल्य हैं, यानी कि निर्गत का जो अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग जो मान है, एक्स अक्ष के लिए दर्शाते हैं। क्योंकि बाजार कीमत पी पर निश्चित है, देख सकते हैं बाजार कीमत जो है पी पर निश्चित है, हमें एक क्षैतिजीय सीधी रेखा उपलब्ध होती है। तब देखिए हमें एक सीधी रेखा, क्षैतिजीय सीधी रेखा प्राप्त होती है जो अक्ष के बराबर ऊंचाई पर, अक्ष के बराबर ऊंचाई पर काटती है। यानी कि देखिए P के बराबर ऊंचाई पर देखिए काट रहा है। इस क्षैतिजीय सीधी रेखा को, ये जो क्षैतिज जो गया है यानी कि x के समांतर जो गया है क्षैतिज रेखा को कीमत रेखा कहा जाता है। यह पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत फर्म का औसत वक्र भी होता है। अगर ये पूर्ण स्पर्धा बाजार का है तो फर्म का ये औसत वक्र भी होता है। कीमत रेखा फर्म के मांग वक्र को भी प्रदर्शित करता है। कीमत रेखा जो होता है फर्म के मांग वक्र को भी प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए कि मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। मांग वक्र जो होता है पूरी तरह से लोचदार है, इलास्टिक होता है। इसका अर्थ है कि एक फर्म पी कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है। यहाँ पर देखिए मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इसका मतलब हुआ कि एक फर्म पी कीमत पर, यहाँ लोचदार का मीनिंग यही दे रहा है कि पी कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है कोई एक फर्म। एक फर्म की सीमांत संप्राप्ति जो होता है फर्म के निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित की जाती है। सीमांत संप्राप्ति का मतलब हुआ कि अगर कोई फर्म एक अतिरिक्त निर्गत में वृद्धि करता है, निर्गत में 1 इकाई वृद्धि किया, तो 1 इकाई निर्गत में वृद्धि करने से कुल संप्राप्ति में कितना वृद्धि होता है, वही चीज सीमांत संप्राप्ति के रूप में समझा जाता है। मतलब निर्गत के 1 इकाई वृद्धि कराया गया तो उसके फलस्वरूप संप्राप्ति में जो वृद्धि होता है वही सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। अगर हम तालिका 4.1 पर बात करें, पुनः उस पर विचार करते हैं, तो देखिए मोमबत्तियों के 2 डिब्बों की बिक्री में कुल संप्राप्ति 20 रुपये है। 3 डिब्बों की बिक्री में कुल संप्राप्ति 30 रुपया है। तो देखिए पहले 2 डिब्बा था, अब उसके बाद 3 डिब्बा, तो 1 मात्रा में वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति कैसे निकालेंगे, तो कुल संप्राप्ति में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले 20 था बाद में 30 हुआ, तो परिवर्तन हुआ कितना, 30 घटा 20। और मात्रा में कितना परिवर्तन, तो 3 में 2 यानी 1, तो ऊपर में हुआ 10 नीचे 1 यानी 10 आया, यानी यही चीज है सीमांत संप्राप्ति। यह एक संयोग ही है कि यह 10 रुपया वही है जो कीमत है। देखिए ये जरूरी नहीं कि हर बार कीमत ही बैठेगा, यहाँ संयोग बस मैच कर रहा है, एक समान आ रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता सदैव। अगर हम बात करें तो उस स्थिति पर सोचिए जब फर्म का निर्गत Q1 से Q2 हो जाता है। मान के निर्गत पहले कितना था Q1, बाद में कितना हो जाता है Q2, और दी गई बाजार कीमत P पर, तो सीमांत संप्राप्ति कितना होगा, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा। तो सबसे पहले बाद में कितना संप्राप्ति होगा, तो बाद में Q2 था तो इसकी जो संप्राप्ति होगा तो P गुना Q2। शुरू में कितना था Q1, तो उसका संप्राप्ति होगा P गुना Q2। अब इन दोनों का अंतर हमें बताएगा कितना अंतर हुआ है संप्राप्ति में, तो वही चीज़ लिखा है P गुना Q2 माइनस P गुना Q1। ये हो गया तुम्हारा संप्राप्ति में अंतर। और यहाँ मात्रा में तो कितना होगा Q2 माइनस Q1। मतलब इसका फॉर्मूला कर सकते हैं सीमांत संप्राप्ति के लिए।
तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में P है तो P को कॉमन निकाल सकते हैं, तो P को कॉमन निकाल लिए हैं तो Q2 माइनस Q1 और नीचे Q2 माइनस Q1, तो इसको काट दीजिए तो कितना आ रहा है, P आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसी प्रकार पूर्ण स्पर्धा वाली फर्म के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR किसके बराबर होगा, AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू का, और वो बाजार कीमत के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर पूर्ण स्पर्धा बाजार है तो वहाँ पर सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति के बराबर होगा, और ये दोनों ही बाजार कीमत के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। बीजगणित को अलग रखते हुए इस परिणाम से अंतर्ज्ञान, अभी जो परिणाम आया उससे काफ़ी सरल हो जाता है। जब एक फर्म अपना निर्गत 1 इकाई बढ़ाता है तो यह अतिरिक्त इकाई बाजार कीमत पर विक्रय की जाती है। ध्यान से देखिएगा, जब एक फर्म अपना निर्गत 1 इकाई बढ़ाता है, निर्गत क्या करता है, 1 इकाई बढ़ाता है, तो यह अतिरिक्त इकाई जो 1 इकाई बढ़ाया, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन क्या, निर्गत किया, तो उस अतिरिक्त इकाई जो है वो बाजार कीमत पर विक्रय की जाती है। फर्म के द्वारा जिसको बेचेगा ना, बाजार कीमत पर ही बेची जाती है। अतः फर्म के द्वारा 1 इकाई निर्गत बढ़ाने से कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति कहा जाता है। तो बाजार के द्वारा बाजार नहीं, फर्म के द्वारा, तो फर्म के द्वारा जो 1 इकाई जो निर्गत में वृद्धि किया, अब उस 1 इकाई जो वृद्धि किया उसको बेचेगा तो उससे जो संप्राप्ति प्राप्त होगा वही सीमांत संप्राप्ति कहा जाता है। विशेष रूप से यही चीज़ बाजार कीमत कहलाती है। तो यानी कि हम लोग देखें कि सीमांत संप्राप्ति क्या था न, फर्म के द्वारा जो एक अतिरिक्त इकाई को जो बढ़ाया और फिर उसको जो निर्गत किया उससे जो संप्राप्ति प्राप्त हुआ, 1 इकाई जो अधिक निर्गत किया और उसको जो उसे संप्राप्ति प्राप्त हुआ वही था सीमांत संप्राप्ति, जो किसके बराबर था, वो था औसत संप्राप्ति का। और यही चीज़ क्या होता है न, बाजार कीमत होता है, क्योंकि जो अतिरिक्त 1 इकाई जो बढ़ाता है वो फर्म बाजार कीमत पर ही बेचता है, इसलिए।